हेलो बच्चों, कैसे हैं। माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी का घड़ी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब यहाँ पे बहुत सारे लॉज आए थे, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के अलग अलग लॉज आए थे, उस समय हम लोग को ना ही एटम के बारे में पता था, ना ही हमको मॉलिक्यूल के बारे में पता था। लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने अच्छे से स्टडी करके ये पता लगा लिया कि कैसे मैटर आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके बीच में जो कंपोजिशन होता है किस तरीके से बिल्ड होता है। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भी है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा हिस्ट्री भी है। जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग को ये लॉज आते गए, हमको इनके बारे में समझ में आता गया और फाइनली डाल्टन जी ने हमको एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में भी बता दिया। कहीं ना कहीं डाल्टन जी ने ये एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जो प्रेडिक्ट किए थे वो इन्हीं सब लॉ को ही देखते हुए उन्होंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले हमको एक चीज पता था कि हमारे पास पंच तत्व होते हैं। पंच तत्व क्या क्या होते हैं? पंच तत्व होते हैं पंच तत्व। ये पंच तत्व बेसिकली क्या होते हैं? एक होता है फायर, एक होता है हमारे पास स्काई, एक होता है हमारे पास अर्थ, एक होता है हमारे पास वाटर और एक होता है हमारे पास एयर। तो देखो, सबसे पहले जो इंडियन फिलोसोफर जो थे उन्होंने पंच तत्व के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया कि कैसे मैटर का फॉर्मेशन होता है, क्यों मैटर एक दूसरे से अलग है। क्योंकि यहां पे उन्होंने बोला कि ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और अलग अलग तरीके के मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो थ्योरी थी ये उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये हम बोल सकते कि यहां से एलिमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका था। हमको ये समझ में आ गया था कि एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और मैटर का फॉर्मेशन होगा और मैटर डिफरेंट तरीके के हमारे पास बनेंगे, बिकॉज इनके जो रिएक्टिंग एलिमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास एलिमेंट्स का आया। बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि ये जो 5 एलिमेंट्स जिसके बारे में बताया गया ये बेसिकली एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लग गई। धीरे धीरे एलिमेंट्स के बारे में हमको पता चलने लग गया। बाद में फिर हमारे पास आया एक थ्योरी जिसको हम लोग फ्लोजिस्ट्रॉन थ्योरी के नाम से जानते हैं, फ्लोजिस्ट्रॉन थ्योरी। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस इसके बारे में भी करेंगे, फ्लोजिस्ट्रॉन थ्योरी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उतना अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम लोग को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले की थ्योरी है जो हम लोग को किसी भी कंबशन रिएक्शन के बारे में बताता है। तो इनके अकॉर्डिंग जब भी हम किसी चीज का कंबशन कराते हैं तो किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल के अंदर या मैटर के अंदर 2 चीज होता है। एक होता है हमारे पास फ्लोजिस्ट्रॉन और एक होता है क्ले। जब भी हम किसी भी मैटर को, ये हमारे पास मैटर है, ये मैटर है, मैटर के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास है फ्लोजिस्ट्रॉन और क्ले। जब भी हम इसको क्या करेंगे? बर्न करवाएंगे, जलाएंगे, तो उस समय क्या होगा? फ्लोजिस्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और चला जाएगा एनवायरनमेंट में और हमारे पास रह जाएगा क्ले। तो ऐसा ही हम लोगों ने देखा था। हमने अगर वुड को लिया, वुड को जब हम बर्न करते हैं तो यहां पे हमारे पास आता है ऐश, हमारे पास आता है ऐश। तो इस तरीके से कहीं किसी भी हद तक हम ये बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरी थी काफी ज्यादा इस कंबशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मददगार साबित हुआ था, हेल्पफुल था। समझ में आ गया? लेकिन अगर हम लोग कुछ और रिएक्शन की बात करें, उन्होंने एक चीज बोला था कि जितने भी मैटर हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ फ्लोजिस्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल अगर रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग भी एक इस तरीके का ही रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू फ्लोजिस्ट्रॉन थ्योरी, रस्टिंग आप लोगों को मालूम है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ तरीके से उन्होंने बताया। अगर हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को देखें तो यहाँ पे क्या होता है? आयरन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो रस्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन आयरन जो होता है वो रस्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आयरन लिख देता हूँ, ऐसे ना लिख के, क्योंकि अभी तक सिंबल हमारे पास आया ही नहीं। आयरन जो है वो रस्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे अगर आप आयरन को देखोगे तो इसका वेट स्मॉलर होता है रस्ट के वेट से। वेट ऑफ आयरन इज लेस देन वेट ऑफ रस्ट। तो ये चीज यहां पे देखा गया। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क हमारे पास आता है कि भाई अगर किसी भी मेटल से कोई चीज बाहर निकल जाएगा तो फिर यहां पे इसका वेट कैसे बढ़ेगा? वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर किसी से बाहर निकल जाता है तो उसका वेट कम हो जाना चाहिए।
तो इसको उन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि वेट जो होता है, वेट ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव वेट अगर चला जाए, फ्लोजिस्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर दो तरीके के वेट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव वाला बाहर चला जाएगा तो फिर क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, और अगर पॉजिटिव वाला अगर चला जाए तो वेट कम हो जाता है। इस तरीके से वो एक्सप्लेन करना चाहा, लेकिन आप लोगों को पता है कि वेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या आप कभी बोल सकते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है उसका -1 किलो वेट है? ऐसा नहीं हो सकता। वेट को कभी भी नेगेटिव नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं ये फ्लोजिस्ट्रॉन थ्योरी था जो कि ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो रहा था। उस समय लोगों के पास दिमाग में कुछ हद तक ये बैठ चुका था कि भाई आप किसी भी मैटर को वेट बढ़ा सकते हो और उसको वेट कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि रस्टिंग के बाद उसका वेट बढ़ जाता था और बर्निंग के बाद उसका वेट कम हो जाता था। तो लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका था कि मास जो होता है वो क्रिएट भी किया जा सकता है और मास जो है उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सभी चीजों को देखते हुए बाद में लेवोइजर आए और उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने प्रूफ किया कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहां से बना हमारा पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। अब तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहां पे हमारा पहला जो लॉ आता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है लेवोइजर के थ्रू दिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है, जिनमें उन्होंने कहा था कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो उस लॉ को हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे कई सारे स्टेटमेंट इसके आते हैं। तो यहां पे उन्होंने बोला था सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, या इसको हम लोग कुछ ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मास ऑफ मैटर is neither be created nor destroyed during a chemical reaction। देखो यहां पे आप लोग केमिकल रिएक्शन मैंने वर्ड यूज किया, मतलब केमिकल रिएक्शन में ही आप इस लॉ को कंसीडर करोगे, इसको फॉलो कराओगे। क्यों? क्योंकि कई सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात यहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और जितना मास हम डिस्ट्रॉय करेंगे उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिल सकता है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी देखा है आइंस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन E = mc²। ये रिलेशन हमको बताता है कि यू कैन कन्वर्ट मास टू एनर्जी, मतलब यहां पे आप इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस हैपेंस ओनली इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस हैपेंस ओनली इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इस बात का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पे हमको केमिकल रिएक्शन क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो लॉ होता है वो वैलिड होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, ना कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड होगा। समझ में आ गया? तो आगे हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो देखो उन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, सपोज मान लेते हैं उन्होंने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ये ऐसा फ्लास्क हो गया। इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने क्या किया, Na2SO4 उन्होंने मिला दिया, Na2SO4। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने रखा है BaSO4, BaCl2, BaCl2, और इसको उन्होंने क्या किया, एक थ्रेड के साथ यहां पे बांध दिया। और इसको जब वेट किया तो उन्होंने देखा इसका मान लेते हैं 130 ग्राम है। और यहां पे क्या हुआ, आगे जाके उन्होंने क्या किया, इस थ्रेड को लूज कर दिया, लूजिंग थ्रेड। जैसे उन्होंने लूज किया थ्रेड को तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा जो है टेस्ट ट्यूब जो है वो गिर चुका है और इसका जो इसके अंदर का जो लिक्विड है या सॉल्यूशन है वो यहाँ पे डिसॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो चुका है आपका दोनों का मिक्सचर। अब यहाँ पे दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे BaCl2 प्लस
Na2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहां पे बना लेंगे BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो है प्रेसिपिटेशन होने लगता है, मतलब यहां पे रिएक्शन तो हुआ है। अब इसका जब हमने मेजर किया तो यहां पे हमने देखा 130 ग्राम इसका भी है। तो बिफोर रिएक्शन उसका वेट 130 ग्राम था, आफ्टर रिएक्शन पे उसका जो वेट था वो 130 ग्राम ही था। ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई आपका मास जो है वो कंजर्व है, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो कैसे हम लोग बोले, इस चीज को कैसे बिलीव करें जब हम देख रहे हैं कि अगर हमने इस चीज को हम कैसे बिलीव करें जबकि हम देख रहे हैं कि एक कैंडल है और कैंडल को हम जब जलाते हैं तो उसका जो मोम होता है या वैक्स होता है वो खत्म हो जाता है। समय के साथ क्या होगा, वैक्स जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए लेवोइजर ने बोला कि भाई देखो, आप लोग आधा रिएक्शन देख रहे हो, आप जब देखोगे तो सपोज मान लो दिस इज माय बर्निंग कैंडल है। जब बर्निंग जब आप बर्निंग कैंडल को आप जब देखोगे तो यहां से आपके पास कुछ स्मोक निकलता है, स्मोक, कुछ वाटर वेपर निकलते हैं, कुछ वाटर वेपर निकलते हैं। ये सभी का वेट जब हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो कैंडल था उसका जो वेट है वो ये सभी के वेट के इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां से प्रूफ हुआ कि भाई आपका जो बर्निंग कैंडल था जिसमें आप सोच रहे थे कि इसका वेट लॉस हो जा रहा है, इसका वेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। उसका स्टेट कन्वर्जन हो सकता है, वो एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका वेट या मास कन्वर्ट नहीं हो सकता या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये है हमारा पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज हम लोग कई तरीके से करते हैं बच्चों। देखो यहां पे सपोज आपको बोल दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of oxygen if 2 gram hydrogen reacts with oxygen, या यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिख लेते हैं, यहां पे वाटर if 2 gram hydrogen reacts with ऑक्सीजन। तो यहां पे देखो आपको खाली हाइड्रोजन का वेट बताया गया है और आपको बोला गया है कि वाटर का जो है आप इसको मोल्स को कैलकुलेट करके बताओ कितने मोल्स होंगे अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को लिखेंगे H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। अब बैलेंस करने के बाद आप लोग यहां पे देखोगे कि ये जो होता है 4 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म, जो भी है कुछ भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास देखेंगे तो 2 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 2 ग्राम जो है वो रिएक्ट करेगा x के साथ, और यहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ तो रिएक्ट करता है, तो 2 ग्राम हम लोग मान लेते हैं x के साथ, तो यहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हमारे पास आएगा 4x इक्वल टू 2 इंटू 32 और x इक्वल टू 2 इंटू 32 अपॉन 4। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, मतलब यहां पे x कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 16। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हो गया 16 ग्राम। 2 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 16 ग्राम। तो यहां पे वाटर कितना आएगा, वाटर इक्वल टू आएगा 18 ग्राम। कैसे 18 ग्राम आया, इनको आप ऐड कर दो, ये 2 ग्राम और ये 16 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। अब आप मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल टू आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये सब हम लोग जो है जितने भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। अभी मैं बस समझा रहा हूँ कि कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपको इतना पता चल गया तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मालूम है कि भाई इसका इतना वेट होगा तो दोनों का ऐड करेंगे तो इसका वेट इतना आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, मोल्स इक्वल टू 18 अपॉन 18 इक्वल टू 1 मोल। तो हम बोल सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल आपके पास वाटर का फॉर्मेशन करता है।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ को यूज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो आपके प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट। तो मैं उनका नाम भी लिख देता हूं। दिस लॉ इज गिवन बाय जे प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा ये जो है लॉ हमको दिया गया था। ये लॉ एक्चुअली बोलता क्या है, आप उसको समझना। ये लॉ बोलता है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड के बारे में सोचते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी भी अगर वाटर के बारे में सोचते हो, वाटर, या आप कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोचते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर आपको कोई बोले, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, अगर कोई बोले वाटर तो आप क्या लिखते हो, आप H2O लिख देते हो। क्या लिखते हो, आज की डेट में आप तो जानते हो H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई बोलेगा तो आप CO2 लिख देते हो। क्या आप कभी इसको H3O लिखे हो, या आप कभी HO लिखे हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? ऐसा नहीं लिखते। यहां पे हम इसको क्या करते हैं, इसका रेशियो यहां पे हम इस चीज को बताते हैं। जैसे आप कभी भी केमिकल फॉर्मूला जो लिखने का जो तरीका है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से है। जब भी आप वाटर के बारे में बात करोगे तो आप H2O ही लिखोगे, क्योंकि ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कैसे आया, इस लॉ से आया। अभी मैं समझाता हूं। देखो यहां पे इसने बोला कि whenever two elements reacts to form any product, then the ratio between the two elements, the mass of two elements is constant। अब देखो मैं इस चीज को अच्छे से समझाता हूं। जब भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा या कांस्टेंट होगा। देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा है ना, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो और कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, आपका जो एलिमेंट जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनका मास का रेशियो। अब जैसे समझाता हूं मैं, यहां पे देखो आपने बोला H2 प्लस O2, या आप ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव वाटर। एक और स्टेटमेंट मैं यहां पे ऐड करूंगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहां पे देखो मैं दो ही चीज लिखा हूं, यहां पे दो स्टेटमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब यहां पे खुद सोचो, क्या ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम है क्या? नहीं है दोनों सेम, लेकिन रिएक्टेंट हमारा सेम है। तो यहां पे वही बता रहा है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, यानी कोई सर्टेन प्रोडक्ट के लिए हम लोग जब भी बात करेंगे तो वहां पे उनका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। जब भी आप H2 प्लस O2 वाटर के को प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहां पे H2O आएगा, और जब भी आप यहां पे H2 और O2 परऑक्साइड के बारे में सोचेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो H2O2 लिखेंगे। तो यहां पे इनका रेशियो जो है वो फिक्स है, रेशियो इज फिक्स्ड। और कितना होगा रेशियो, आप खुद देख सकते हो यहां पे 2:16, दैट मीन्स यहां पे 1:8 का रेशियो होगा। जब भी आप वाटर के बारे में सोचोगे तो आपको 1:8 का रेशियो मिलेगा। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखेंगे। अब यहां पे अगर हम लोग इसको देखें तो इनके बीच का जो रेशियो होता है इज फिक्स्ड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब भी बोलेंगे तो इसका रेशियो फिक्स है। यहां पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसका कितना होगा, 2:32, यानी कि 1:16 का यहां पे रेशियो है। तो हम लोग बोलेंगे वेन एवर हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ मास 1:16, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा कंबाइन, एंड देयर रेशियो बिटवीन
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:16, देन द प्रोडक्ट विल बी H2O2। और जब भी हम लोग बोलेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and the ratio between the mass of hydrogen and oxygen is 1:8, then the product will be water। मतलब वाटर हमेशा क्या होगा 1:8 बाय मास में ही होगा। बात समझ में आ गया। अब यहां पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा उल्टा करके समझते हैं कि कैसे इस चीज को पता लगाया गया। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, इन्होंने क्या किया, हमारे महान जे प्राउस्ट ने क्या किया, उन्होंने वाटर ले लिया, वाटर 18 ग्राम उन्होंने क्या किया, वाटर लिया, 18 ग्राम वाटर ले लिया। अब 18 ग्राम वाटर को उन्होंने क्या किया, वाटर को इन्होंने डिकम्पोज किया, वाटर 18 ग्राम इज डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज्ड करेंगे तो यहां पे दो गैसें बाहर निकली। आफ्टर डिकम्पोजिशन टू गैसेस इवॉल्व्स। हाइड्रोजन, कौन कौन से गैस थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तब तक हम लोग को पता चल चुका था कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, दो गैस अलग अलग गैस हैं, ये समझ में आ चुका था। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इनका अगर हम लोग मास देखेंगे तो यहां पे इसका 2 ग्राम था और इसका देखो 16 ग्राम था। हमने टोटल कितना लिया था, 18 ग्राम। तो देखो यहां पे हमारा पहला लॉ तो वैलिड हो गया कि भाई पहला लॉ क्या बोलता है, जितना आपका प्रोडक्ट होगा, जितना आपका रिएक्टेंट होगा, उतना ही आपका प्रोडक्ट का सम होगा। तो यहां पे ये वैलिड हो गया। अब यहां पे देखो 2 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिला था और 16 ग्राम आपको क्या मिला था, ऑक्सीजन मिला था। तो इसने देखा कि इनका जो रेशियो है 1:8 का रेशियो है बाय मास। समझ में आ गया। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, बोला कि चलो ठीक है, काम करते हैं, यहाँ का वाटर का जो है हो सकता है हाइड्रोजन इसमें से कम निकल रहा होगा, ऑक्सीजन इसमें से ज्यादा निकल रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने अलग अलग सोर्स लिया, हर जगह से अलग अलग जगह से उन्होंने वाटर को लिया और लेने के बाद सेम एक्सपेरिमेंट किया और सब जगह उन्होंने देखा कि सेम चीज आपको दिखाई दी। हर जगह उनको सेम चीज दिखाई दिया कि भाई यहाँ पे उनका जो रेशियो है वो फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स उन प्रोडक्ट में उन एलिमेंट्स का जो मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, दैट विल बी फिक्स्ड। तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग को किसी भी प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला को लिखना सिखा देता है। तो यहां पे आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। आगे के लेक्चर में आप लोग देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक्स लॉ।